अब वानी का भी डिटेक्टिव वर्जन पूरी तरह से रेडी था ये बात पता लगाने के लिए कि ये शख्स वाकई ही विराज है या फिर आर्यन तो नहीं, क्योंकि उसे कई बार शक हो गया था। वानी फाइनली अब एग्जाम्स देने के लिए स्कूल जाने वाली होती है। उससे कुछ दिन पहले ही वो स्कूल के लिए अब रेडी हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो स्कूल तक पहुंची थी, आसपास सारी नजरें उसे अजीब तरीके से देख रही थी। लेकिन इस वक्त वो आर्यन की भेजी हुई कार में थी, जिसकी वजह से उसे प्रॉपरली कोई कुछ कह नहीं पाता। लेकिन जैसे ही अभी वो क्लास तक एंटर करती, सारे लोग उसे अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे। और साथ ही क्लास में जैसे ही वो एंटर करती है, तुरंत ही प्रिंसिपल जो अंदर की तरफ आते हुए वानी से काफ़ी गुस्से में कहते हैं, तुम हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकती हो, और किसने इजाज़त दी तुम्हें दोबारा यहाँ पर आने की? जब तुम्हें उस सोसाइटी में नहीं रखा जा रहा है तो तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें अपने स्कूल में रखेंगे? अभी के अभी निकलो यहाँ से। स्कूल है, धर्मशाला नहीं, कोई भी मुंह उठाकर चलाएगा। इज्जतदार लोगों का स्कूल है ये। तुम्हारे जैसी लड़कियों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। सो गेट आउट फ्रॉम माई स्कूल। वानी जो कि अभी तो बस बैग रखने वाली थी और बैठने वाली थी सारे बच्चों की तरह यहाँ पर, लेकिन ये बात सुनने के बाद उसकी भी हिम्मत नहीं हो पाती और वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही क्लास से रोते रोते बाहर की तरफ निकल गई थी। लेकिन सारे क्लास के स्टूडेंट्स जो कि उस बुढ़े को घूर घूर कर देखे जा रहे थे। वानी दोबारा से आकर के उसी गाड़ी में बैठ गई थी, क्योंकि ड्राइवर को यहीं पर वेट करना था जब तक वानी की छुट्टी नहीं हो जाती। लेकिन वानी इस तरह से रोते रोते अभी गाड़ी में आकर बैठी थी, जिससे तुरंत ही गाड़ी को दोबारा सिंघानिया मेंशन की तरफ दौड़ा दिया गया था। सिंघानिया मेंशन में उसकी बहन मिश्रिका और सुनीता जी भी रह रही थी, लेकिन मिश्रिका जो अभी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जिसकी वजह से उसे अभी स्कूल भेजना अकेले ठीक नहीं था। वानी रोते रोते घर आई थी। आर्यन तो अपने ऑफिस के लिए निकल गया था, जहाँ इस वक्त उसके होटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और साथ ही उसे आजकल लिरिक्स भी लिखने का खुद से मन कर रहा था, और करता भी क्यों ना। वानी के साथ रह रहा था वो, जिसके साथ उसे अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का मौका मिलने वाला था। वो सोलमेट जिसके लिए वो काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहा था। ऐसे किसी शख्स के लिए आर्यन को गाना लिखना था, लेकिन उसके अपने ही डैड ने ये सारे काम को एक बिजनेस की तरह बना दिया था। आर्यन के पैशन को पूरी तरह से उन्होंने अपने प्रॉफिट में बदल दिया था। लेकिन जैसे ही आर्यन को इस बारे में खबर मिलती है कि इस वक्त वानी रोते रोते घर लौटी है, वो बिना देरी के तुरंत ही सारे कामों को छोड़ करके तुरंत ही घर के लिए रवाना हुआ था। अब वानी जो कि इस वक्त रोते रोते हॉल में पहुंची थी, जहां तारा जी पहले से मौजूद थी, और उसके साथ ही आरवी और चिंकी भी। आरवी यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रही थी। साथ ही अब सारे वानी के दोस्त भी यहाँ से जा चुके थे, क्योंकि उन लोग के भी स्कूल्स थे और उन लोग को भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी थी। आर्यन जो यहाँ पर थोड़ी देर बाद पहुँचता है, उससे पहले तारा जी, आरवी और चिंकी ही मिलकर के उसको कंसोल कर रहे थे। बेटा, तुम प्लीज़ हमें बताओ, हुआ क्या है? ऐसे क्यों रोए जा रहे हो? अब तो सुनीता जी भी नीचे आ गई थी। तभी वो वानी को जोर से गले लगाते हुए कहती हैं, किसी ने कुछ कहा तुझे? हाँ, किसी ने फिर से कुछ बोला क्या? तू डरना मत, हाँ, सब तेरे साथ है बच्चे। तभी वानी जो कहती है, मम्मा मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, रेस्टिकेट कर दिया गया है मुझे। अब मैं उस स्कूल में दोबारा नहीं जा सकती, और मुझे सबके सामने इस तरह बेइज्जत करके निकाला, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने ऐसा क्या किया है मम्मा? मुझे खुद नहीं पता। मैंने क्या कर दिया ऐसा? वो अब सुनीता जी से ये बात पूछ रही थी। तभी तारा जी पीछे से उसके सिर पर धीरे से अपना हाथ चलाते हुए कहती हैं, कुछ नहीं किया है तुमने, और जो भी दिक्कत है उससे मेरा बेटा ठीक कर देगा। आर्यन ने दूर ही खड़े होकर के ये सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि वानी की बातें सुनते सुनते वो बाहर ही रुक गया था। काफ़ी टाइम बाद वानी ने जाकर के ये सब कुछ कहा था, क्योंकि उससे पहले तो वो लगातार रोए ही जा रही थी। और जैसे ही आर्यन वहाँ पर मौजूद होता है, वो तुरंत ही वानी के बाजू को पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहता है, चलो। वानी जल्दी अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, मैं उस स्कूल में अब नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी। तभी आर्यन उससे कहता है, कहा ना मैंने, चलो। He must regret for what he has done with you. उसे पता होना चाहिए तुम्हारे साथ इस तरह की बिहेवियर उसकी जान की दुश्मन बन सकती है। चलो अभी के अभी। और वह वानी को
लगभग खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था, क्योंकि वानी अब दोबारा से उस स्कूल में जाना नहीं चाह रही थी। अब थोड़ी देर में वो लोग ऑफिस में बैठे हुए थे और आर्यन जो बड़े आराम से कैजुअल होकर के अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए, इस वक्त वो काउंटर पर रखे पेपर वेट को, जो कि पूरी तरह से गोल शेप में था, उसे इधर उधर घुमाया जा रहा था और धीरे से स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर जीसी यादव, तो आपको मेरी वाइफ को इस स्कूल में रखने में कोई एतराज़ हो रहा था, मैंने सुना। ठीक तो हैं आप? तभी जीसी, जो कि अपने हैंकरचीफ निकाल करके पसीना पोंछते हुए कहते हैं, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत? तभी आर्यन, जो काफ़ी ज़ोर से एक हाथ काउंटर पर मारते हुए कहता है, आपने मेरी वाइफ को सबके सामने इंसल्ट किया है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? आपको अंदाज़ा है कि आपने अभी अभी कुछ देर पहले कितना बड़ा गुनाह किया है? जीसी, जो कि शांत होकर के धीरे से खड़े होते हुए कहते हैं, देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को यहाँ क्यों पढ़ाएगा? सबको अगर पता होगा कि आप तो जानते हैं ना वानी का मैटर। तभी आर्यन, जो अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, मैं तो कुछ नहीं जानता, और सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इस चीज़ से क्यों फ़र्क पड़ने लगा कि वानी का पास्ट कैसा था या वानी के साथ क्या हुआ? यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं या फिर दूसरों के पास में इंटरेस्ट लेने के लिए? इस बारे में कोई बात नहीं करेगा और कोई स्कूल छोड़कर भी नहीं जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, मगर कोई एक है जो दुनिया छोड़ने वाला है बहुत जल्द। आपकी कितनी बेटियाँ? जीसी, जो कुछ सोचते हुए कहते हैं, वो तीन। आर्यन जो कहता है, आपकी ही है ना? मतलब इतना कंफ्यूजन? खैर, 3 बेटियों की शादी हो गई? जीसी, जो कहते हैं, 2 की हो गई, 1 की बची अभी, क्यों? तभी आर्यन, जो खड़े होते हुए कहता है, डोंट वरी, उसे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उसके अच्छे घर में शादी करवाऊँगा और साथ ही उसे अगर पढ़ना होगा तो उसके करियर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी जीसी थोड़ा कन्फ्यूजन में पूछते हैं, हाँ मगर मैं हूँ। लेकिन तभी आर्यन, जो उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आप थे मिस्टर जीसी यादव, लेकिन अब आप नहीं रहेंगे और मुझे उन्हें बताते हुए काफ़ी अफसोस होगा, पर डोंट वरी, मैं एक्टिंग अच्छी करता हूँ। और थोड़ी देर में यहाँ के कुछ ट्रस्टी के साथ उनकी मीटिंग अटेंड करवाई जाती है। इस स्कूल के साथ ही साथ बने बगल के कॉलेज को अब आर्यन ने ओन कर लिया था और इस वक्त वो पूरे रकम एक साथ चुकाते हुए सारे ट्रस्टीज़ को बाय बाय कर देता है और उसके साथ ही मिस्टर जीसी यादव की बहुत बुरी हालत करने के लिए उन्हें उसी जगह पर भेज दिया गया था जहां वो 27 लोग थे। और जीसी यादव की तो पैंट वहां के लोगों को देख कर ही गीली हो गई थी कि आखिर कितना टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं ये लोग। वानी के साथ ऐसा किया था तो ऑब्वियसली उन्हें दर्द तो झेलना ही पड़ता, और साथ ही अब जीसी यादव को भी एक इलेक्ट्रिक पावर्ड चेयर पर बिठा दिया गया था और साथ ही एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, मगर बस इतना ही कि उन्हें हल्का सा पेन हो, इतना नहीं कि उन्हें मार दिया जाए। मगर आसपास के हो रहे इस वक्त खून खराबे को देख देख कर ही जीसी यादव के पसीने तो छूट रहे थे, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बेहोश भी हो चुके थे। और अब बहुत ही इज्जत के साथ वानी उस स्कूल में रोज़ आया जाया करती थी और साथ ही मिशिका भी। सारे स्कूल के टीचर्स भी वानी की एक्स्ट्रा केयर करते थे और साथ ही उसे एक्स्ट्रा प्यार भी मिलता था सबसे। कुछ ही दिनों में अब काशिफ खान को भी दोबारा से रिकवरी मिल गई थी और अब फाइनली उनकी भी लाइफ थोड़ी बहुत ट्रैक पर आने लगी थी। हम अगर उन्हें वानी से दूर रहने के लिए आर्यन ने वार्निंग दी थी कि वानी अगर दोबारा से काशिफ खान को देखती तो वो सारा ट्रॉमा दोबारा से ट्रिगर होना शुरू हो जाता और वानी को परेशान देखना मतलब उस शख्स की मौत होती जिससे देख करके वानी को प्रॉब्लम हो रही है। 12th में अभी 3 महीने बचे हुए थे। वानी की प्रिपरेशन इसी तरह से जारी थी, लेकिन उसके साथ ही वो थोड़ा बहुत रेस्ट भी लिया करती थी और उसके लिए सबसे अच्छा रेस्ट उसकी सासू माँ और उसके साथ उसकी अपनी मॉम होती थी। दोनों एक ही साथ रहते थे और वानी का दोनों बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। इस वक्त तारा जी, जो कि फ़ोटोज़ में कुछ चीज़ें वानी को दिखा रही थी और वानी, जो कि पुराने एल्बम्स को देख करके बार बार सिर्फ एक ही बात पूछी जा रही थी, हाँ ये विराज है या फिर आर्यन? तभी तारा जी कहती हैं, आर्यन है, ये भी आर्यन है। और सारे फ़ोटोज़ पर उनकी उंगली जैसे ही आर्यन के ऊपर पड़ रही थी उसका नाम वो आर्यन ही ले रही थी।
लेकिन फिर धीरे धीरे जहाँ जहाँ अब आर्यन की एज थोड़ी बड़ी होने लगी थी, वानी को धीरे धीरे शक होने लगा था। और फिर वो खड़े होकर एल्बम को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, मैं जाकर खुद से देख लूं? ये सुनकर तारा जी बड़े आराम से कहती हैं, हाँ बेटा, ये हमारी फैमिली एल्बम है, क्यों नहीं देख सकते हो? जाओ, जितने बार देखना उतनी बार देखो। अब वानी एक एक फोटोज को बहुत ध्यान से देख रही थी। इसमें लगभग 200 फोटोज थे और सारे फोटोज को ध्यान से देखते हुए वानी, जो कि हर किसी के चेहरे को मैच करा रही थी, और सारे चेहरे को मैच कराने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ विराज नाम के तो किसी शख्स की फोटो थी ही नहीं, जिस हिसाब से उसे तारा सिंघानिया ने बताया था। और फिर वानी का शक, जो कि अब धीरे धीरे उसके यकीन में बदलने लगा था, वो भी इसी तरह से अपने सामने रखे एल्बम्स के सारे फोटोज को निकाल निकाल कर गौर से देख ही रही थी कि तभी पीछे से उसे अचानक ही कोई अपने करीब आता हुआ महसूस होता है और झटके से उसके गर्दन पर आकर के हाथ रख दिया था पीछे से, और अपने गालों को ले जा करके उसके गालों से रफ करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या कर रहे? तभी आर्यन, जो अपने फोटोज को देखते हुए कहता है, ये सब क्यों देख रही हो? और तुम्हें मेरे नंगू पंगू फोटोज देखने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ? तभी वानी कहती है, ये आप है? आर्यन उसकी गालों को झूठ में इसी तरह अपने दांतों से परेशान करते हुए कहता है, और कौन होगा? मेरे अलावा कौन हो सकता है? तभी वानी, जो अपने कान के पास इस तरह से आर्यन को बात करता हुआ सुन करके हल्का हल्का उनसे दूर होने की कोशिश करते हुए कहती है, ये वाकई आप है? आर्यन कहता है, अरे बाबा, मैं ही हूँ, चलो बंद करो इसे। जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो फिर मेरी फोटोज देखने में क्या इंटरेस्ट आ रहा है? तभी वानी, जो शरारती भरी नज़र से आर्यन को देखते हुए कहती है, वो फोटोज में आप नंगू पंगू थे तो इस वजह से। तभी आर्यन, जो हंसते हुए कहता है, अरे जी, ऐसे देखना चाहती हो मुझे? हो, तुम बहुत गंदी हो गई हो, बेगैरत लड़की। तभी वानी कहती है, आप जाइए, नहा लीजिए। तभी आर्यन, जो हंसते हुए कहता है, जा रहा हूँ, लेकिन नंगू पंगू देखने के इरादे अभी तुम्हारे पूरे नहीं करने वाला मैं, समझी? गंदी कहेंगी। तभी वानी कुछ टेस्ट करने के लिए जाते हुए आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा आर्यन। आर्यन तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए कहता है, जी जान, बोलिए। लेकिन तभी वानी, जो उसका मुंह थोड़ी देर के लिए खुला का खुला रह गया था और साथ ही आंखें भी बड़ी हो गई थी, तभी आर्यन भी एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए अपनी आंखों को छोटी कर लिया था और फिर अपने खुद ही हाथ को ले जा करके अपने बालों पर सहलाते हुए कहता है, ये तो अच्छा नहीं किया तूने आर्यन, अब तो पिटेगा। वानी, जो पीछे से आते हुए कहती है, आर्यन, ओह तो आप आर्यन हैं, अब विराज को जानते हैं आप? तभी आर्यन, जो पीछे मुड़ते हुए कहता है, विराज विराज ही हूँ मैं। वानी कहती है, अच्छा तो आप विराज हैं, तो आर्यन कौन है? तभी आर्यन कहता है, आर्यन, मुझे क्या पता आर्यन, आर्यन तो मेरा भाई है ना। वानी कहती है, ओह कौन सा भाई, जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया? आर्यन, जो कहता है, देखो अब तुम ज़्यादा नाटक कर रही हो, गुस्सा आ जाएगा मुझे। वानी कहती है, आपके गुस्से की ऐसी की तैसी, सच बताइए मुझे, आर्यन और विराज अलग अलग हैं? ये सुनकर आर्यन कहता है, अगर एक ही हुए तो तुम मरोगी। वानी ने जैसे ही आर्यन को इतने सॉफ्ट होते बात करते हुए सुना था, वो एकदम से समझ जाती कि कौन है और जल्दी से एक चेयर ले आकर के उसके सामने रखती है और उस पर खड़े होते हुए आर्यन के बाल को पकड़ते हुए कहती है, तो मतलब अभी तक विराज बनने का नाटक कर रहे थे मेरे सामने? इतना दिन तक डरा के रखा मुझे, बताया क्यों नहीं आर्यन ने आप? तभी आर्यन, जो कहता है, अगर बताता तो क्या करती? तभी वानी, जो जोर से उनके कॉलर को अपने करीब खींचते हुए कहती है, क्या करती? इतना डरती नहीं आपसे और कंफर्टेबल रहती आपके साथ। तभी आर्यन कहता है, और मेरी इज्जत भी लूट लेती, इसी वजह से विराज बनकर रहना पड़ा, क्योंकि विराज से तुम थोड़ा डरती हो, आर्यन से तो बिल्कुल। तभी वानी, जो जोर से उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मेरा तो अभी दिल कर रहा है कि जान ले लूं आपकी। तभी आर्यन कहता है, पागल हो क्या, विधवा हो जाओगे, अभी कुछ हुआ भी नहीं हमारे बीच। वानी, जो उसे अपने आप से दूर करते हुए कहती है, विराज बनकर क्यों शादी की मुझसे? एक बार बता तो देते आर्यन हो, मैं आर्यन से बहुत प्यार करती थी। तभी आर्यन, जो कहता है, एक मिनट, क्या करती थी मतलब? अब नहीं करते हो? तब वानी, जो पीछे मुड़ करके उसे चेयर पर बैठते हुए कहती है, नहीं,
अब नहीं करते। तभी आर्यन उसके ठीक सामने आकर के अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है, हे नो, ऐसा मत बोलो, मेरा दिल दर्द हो रहा है। वानी कहती है, और मेरा दिमाग दर्द हो रहा है, आप बहुत बुरे हैं। हाँ, आर्यन जोश से कहता है, तुम मुझे क्यों नहीं प्यार करती? अब मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है? कुछ गलत कर दिया मैंने? तुम मुझे मार लो, लेकिन ऐसे तो मत बोलो प्लीज। वानी जो उसकी गाल को जोर से खींचते हुए कहती है, क्योंकि अब मुझे विराट चाहिए मेरे साथ, वो मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब सॉरी, पर नहीं अच्छे लगते अब आप मुझे। विराट को लेकर आइए, वो मेरे हस्बैंड है और मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रहूंगी। मैं किसी आर्यन वार्यन को नहीं जानती। तभी आर्यन उसको यूं बैठे देख करके पहले तो खुद खड़ा होता है और फिर उसके कमर को जोर से अपने हाथ में रख के उसको भी खड़ा करते हुए काफी जोर से अपनी तरफ पुल करते हुए कहता है, ठीक है फिर, वैसे भी तुम 18 की तो हो ही गई हो, तो आज रात तुम्हें दिखाता हूँ विराट कितना ज़्यादा डेंजरस है। और अब तुमने तो बोल दिया कि तुम उससे प्यार भी करते हो, तो बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना उसे। इतने वक्त बाद जा कर के अब वानी को कंफर्मेशन मिला था। हाँ, वैसे उसे शक तो कई महीनों से था कि ये शख्स कहीं आर्यन ही तो नहीं, लेकिन आज वाकई उसे यकीन हो गया था। और अब वो शख्स से और ज़्यादा दूर नहीं रहना चाह रही थी, जिसे वो काफ़ी ज़ोर से पहले तो रोते रोते उसे हक करती है और फिर धीरे धीरे अपने पंजों को उठा करके उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन आर्यन भी उसकी थोड़ी सी मदद कर दिया था और मदद करते हुए वो अपने चेहरे को और ज़्यादा ऊपर की तरफ उठा लेता है ताकि वानी उसके होठों तक पहुंच ही ना पाए, जिससे वानी जो मुंह बनाते हुए जाकर के बेड पर बैठते हुए कहती है, नहीं करूँगी कुछ, नहीं लूटूंगी आपकी इज्जत, कुछ दिनों के लिए रहम कर रही हूँ आप पर जैसे मेरे 12th कंप्लीट होता है ना, तभी आर्यन जो कहता है, उसके बाद तो मैं खुद तुम्हें खा जाऊंगा, पहले तुम 12th पर फोकस करो। अब सब कुछ बेहतर होने लगा था और फाइनली उसकी 12th की प्रिपरेशन भी रंग लाई थी। अब वो लोग इसी शहर में कुछ वक्त के लिए तो शिफ्ट हो गए थे। वैसे तो अब तारा जी को ऑब्वियसली आयुष्मान जी के साथ ही रहना होता था, जिसकी वजह से वो बार बार कभी दुबई तो कभी उनके साथ फ्रांस निकल जाया करती थी। लेकिन वानी जो कि आर्यन के साथ इसी शहर में सेटल हो गई थी, क्योंकि वो अपनी मम्मा को अपने आप से कभी दूर नहीं करना चाहती थी और मिशिका की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्यन ने अपनी छोटी बहन की तरह निभा रहा था। दूसरी तरफ चिंकी जो कि स्टडी के लिए बाहर गई हुई थी और साथ ही आरवी भी कुछ दिनों के बाद यहाँ वापस आने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा जाने वाला था। तारा जी और आयुष्मान ने डिसाइड किया था कि जैसे ही वानी का 12th कंप्लीट होता है और साथ ही आर्यन की उस होटल की कंस्ट्रक्शन होती है, उसी होटल में अब वानी और आर्यन की बहुत ही धूमधाम से रिसेप्शन होगी, ताकि पूरी दुनिया को ये बात पता चले कि अब मिस्टर वॉइस शाम ने शादी कर ली है, ताकि वानी के पास अब अपने हस्बैंड को छेड़ने के लिए पूरा राइट मिल जाए। रिसेप्शन के दिन आज वो सारे मीडिया के सामने मास्क लगाकर मिल रहा था और तभी वहाँ सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी तक आर्यन को सिर्फ आर्यन सिंघानिया की तरह जानते थे, वो समझ गए थे कि आखिर ये शख्स कौन है। तो वॉइस शाम इंटरनेशनली एक ऐसा बैंड जो कि इस वक्त पूरे हाइप पर था और साथ ही आर्यन भी अब अपने करियर के पीक पर, क्योंकि मिल गया था उसे वो जिसकी उसे कब से इंतज़ार था। और फाइनली वो अपने मास्क को निकालते हुए अपने फेस को भी रिवील कर दिया था, क्योंकि उसे ज़्यादा मीडिया की अटेंशन और पॉपुलैरिटी पसंद नहीं थी, जो कि इस वक्त प्रणव के सामने खड़ी थी। साथ ही चिंकी जो कि ओम के हाथों में अपना हाथ डाले और वहीं दूसरी तरफ अखिल जो काफ़ी दूर से आर्यन को देखे जा रहा था। और जैसे आर्यन स्टेज से नीचे की तरफ उतरता है अपने आए हुए गेस्ट से मिलने के लिए, तभी साइड से जाकर के अखिल जो उसके कानों में धीरे से कहता है, मारना मत, बट आई एम रियली सॉरी, बस रिसेप्शन में आया हूँ, खाना पीना खा करके भाग जाऊँगा। तभी आर्यन जो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, इतनी आसानी से नहीं, अभी तो तुमसे कुछ ज़रूरी काम लेना है मुझे। विराज के साथ चाहे वानी कितना भी क्यों ना डरती हो, मगर आर्यन के साथ वो वाकई बहुत कंफर्टेबल थी। और रिसेप्शन की रात आज फाइनली आर्यन और वानी जो कि एक दूसरे के काफ़ी करीब आए हुए थे। तभी वानी धीरे से कहती है, मुझे भी मन करता है मैं भी स्कूल रन करूं, बच्चों को पढ़ाऊं और साथ ही उन्हें बहुत सारी नॉलेज दूं और साथ ही हिम्मत भी, कि प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत सारी आती है, मगर
एक वक्त पर ख़त्म हो जाती है ना? आर्यन जो उसके ठीक बगल में लेटा हुआ था और उसके गालों पर धीरे से अपने होंठ को टच कराते हुए कहता है, अभी वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है वानी, उसे इतनी आसानी से ख़त्म नहीं करूँगा ना मैं। तभी वानी कहती है, कौन सी प्रॉब्लम? तभी आर्यन उसका गाल खींचते हुए उसके ठीक ऊपर आते हुए कहता है, समझो। वानी को उसने अपनी बातों में उलझा लिया था ताकि वानी उस बारे में ना सोचे और साथ ही दोबारा से अपने पास्ट को याद ना करे। 12th के बाद उसे प्रॉपरली अपनी डिग्रीज कंप्लीट करनी थी और उसके बाद उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट बनेगी और उसके साथ ही स्कूल रन करेगी जहाँ प्यारे प्यारे बच्चों को वो खुद पढ़ाएगी और अपने गोल पर वो बहुत ही फोकस होकर के काम कर रही थी। और एक दिन उसे एक ऐसा मैसेज मिला था जो कि वाकई उसकी पूरी ज़िंदगी को दोबारा से ट्रॉमेटाइज करने के लिए काफ़ी था। वानी जो इस वक्त अपने कॉलेज में अपने क्लास में इस वक्त प्रॉपरली लेक्चर ले रही थी और तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है अननोन नंबर से। वानी को अब कोई डर नहीं था जिसकी वजह से वो उस मैसेज को जैसे ओपन की थी वैसे तो वो वंस व्यू में था, लेकिन जो उसने अभी देखा था एकदम से फ़ोन उसके हाथ से नीचे की तरफ छूट गया था और वो काफ़ी ज़ोर से पूरे क्लास में चिल्ला दी थी। क्लास में अभी तक तो पूरी शांति थी लेकिन सारे बच्चे जो कि उसी की तरफ देखने लगे थे। वानी तुरंत ही गिरे हुए फ़ोन को अपने हाथ में लेती और बहुत ही घबराते हुए कांपते हुए हाथों से अपने बैग को उठा करके जल्दी से बाहर की तरफ भाग गई थी और उसे ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी, जैसे उसे दोबारा पैनिक अटैक्स शुरू हो गए हों। तुरंत ही टीचर जो कि इस बारे में आर्यन को और साथ ही अखिल को इन्फॉर्म कर दिए थे क्योंकि अब अखिल जो कि आर्यन से बहुत सारी माफ़िया मांगने के बाद यहीं पर रहने लगा था और क्यों न रहता, उसे भी तो अपनी नेहा को वक्त देना था। आर्यन इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं था जिसकी वजह से अखिल ही तुरंत वानी को रिसीव करने के लिए आया था और वानी की ऐसी हालत को देख करके वो उसके ठीक बगल में बैठे उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहता है, वानी वानी आर यू ओके? वानी जो अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, आर्यन कहाँ है? आर्यन कहाँ है? और वो बहुत ही बुरी तरह से कांपे जा रही थी। तभी अखिल उससे कहता है, पर हुआ क्या है वानी, तुम ठीक? वानी जो अपने आप को फिर से अखिल से दूर करते हुए कहती है, नहीं तू दूर जाओ मुझसे, आर्यन कहाँ है? इस बात को सुन करके अखिल जो कहता है, वो तो अभी कुछ काम से बाहर गया हुआ है, एक मिनट मैं उसे बुलाता हूँ। शाम तक आर्यन जो कि वापस लौट तो आया था लेकिन वानी के सामने अभी भी वो उससे लगातार रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहा था, मगर वानी के तो जैसे मुंह ही नहीं खुल रहे थे। वो बस रोए जा रही थी और साथ ही अपने आप को खुद ही अपने हाथों से समेटे अपने आप को बार बार आर्यन से छुपा रही थी। तभी आर्यन जो उसके जैसे करीब आकर के बैठता, वानी एकदम से अपने दोनों हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती है, दूर रहना मुझसे, दूर रहना प्लीज़, दूर रहना, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। आर्यन उसको शांत करते हुए कहता है, किसने कहा तुम्हें? इतना क्यों डर रही हो वानी? मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। वानी कहती है, नहीं मुझे हाथ नहीं लगाना, मैं बहुत गंदी हूँ, बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत दूर हो मुझसे। तभी आर्यन जो कहता है, नहीं वानी, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मुझसे बात करो प्लीज़। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि तुम बुरे? क्या हुआ ऐसा? तभी आर्यन का ध्यान जो कि उसके फ़ोन की तरफ जाता है क्योंकि वानी ने भी एक बार अपनी नज़र को नीचे करके अपने बेड पर पड़े फ़ोन को देखा था और तुरंत ही आर्यन ने उसे अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन तभी वानी जो रिक्वेस्ट करते हुए अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, नहीं उसे मत देखो प्लीज़, नहीं प्लीज़ फ़ोन मत खोलना। तभी आर्यन उससे कहता है, वानी कीप क्वाइट, मुझे बताओ क्या चल रहा है। तभी वानी कहती है, मैं वो मुझे सपना था, डर गई थी मैं, क्लास में ऐसे कुछ अजीब सा डर गई थी बस। और फिर वो जल्दी से फ़ोन को अपने हाथ में लेती और बेड पर फेंकती और फिर आयरन को ज़ोर से गले लगा लेती है और उसे पूरी तरह से कन्विंस कर देती कि बाकी ये सब कुछ उसका एक सपना था और शायद खुद को भी। आयरन को उस पर थोड़ा शक हुआ था लेकिन फिर वानी खुद को प्रॉपरली अब एक्टिंग करते हुए कम से कम नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी गलती से भी इस बारे में आर्यन खोज बिनोद करना शुरू कर दे वरना प्रॉब्लम हो जाएगी वानी के लिए। और वानी को बार बार ऐसा लग रहा था कि अगर आर्यन को इस बारे में पता भी चला तो वो उसे छोड़ देगा। जैसे आर्यन बाहर की तरफ थोड़ी देर के लिए निकला था वानी के लिए खाना और पानी ले आने के लिए,
वानी एकदम से फिर से उसी तरह से बैठ जाती है और खुद से कहती है, ये नहीं हो सकता, मैं तो ऐसी नहीं थी। मैंने तो आर्यन तक को इस तरह खुद को हाथ नहीं लगाने दी अब तक। ये कैसे हो सकता है? ये उसके वही वीडियो क्लिप्स थे जिसकी खबर अब तक आर्यन ने उसको लगने ही नहीं दी थी, और उसे ये बात पता ही नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ भी चल रहा है। धीरे धीरे करके वानी को हर दिन उसके अजीब अजीब से वीडियो क्लिप्स मिलते थे और हर दिन वानी की ऐसी ही हालत हो जाती थी, लेकिन अब वो खुद को संभालना सीख गई थी। और फिर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करते हुए लगभग 1 हफ्ते के बाद वानी उसी नंबर पर कांटेक्ट करती है ये जानने के लिए कि आखिर ये शख्स चाहता क्या है वानी से। और जैसे ही वानी का फ़ोन आया था, दूसरी तरफ से वो शख्स काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, जैसे कि वानी के इसी कॉल का तो उसे इंतज़ार था। तभी वानी रोते हुए पूछती है, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? मैं नहीं हूँ वो, मैं नहीं हो सकती। तभी दूसरी तरफ बैठा शख्स जो कहता है, अब तुम नहीं हो ये बात तुम्हें पता है, अब मुझे भी पता है, पर दुनिया वालों को थोड़ी ना पता है। क्या होगा तुम्हारा? तभी वानी कहती है, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे ले लो, मेरे पास जितने भी पैसे सब ले लो, प्लीज़ प्लीज़ वो सारे वीडियोस डिलीट कर दो, वो मैं नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। वो दूसरा शख्स जो कहता है, अब तुम ऐसी हो या नहीं हो ये तो वो डिसाइड करेगा ना, जो कि इस वीडियो को ऑन करते हैं, और वो मैं हूँ। सारे वीडियो क्लिप्स मेरे पास हैं, तो फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, एक डील करते हैं, करोगी? वानी उससे कहती है, हाँ करूँगी, मैं सब करूँगी, बस वो वीडियो क्लिप डिलीट कर दो प्लीज़। तभी वो शख्स कहता है, ठीक है फिर मिलो मुझसे आकर, बात करते हैं। और आज वानी अपने कॉलेज को बंक करके अब उसी आदमी से मिलने के लिए गई थी, और ये खबर उसे लगा था कि किसी के पास नहीं है। अब इस वक्त वो शख्स जो कि वानी के सामने बैठा अपने टैबलेट्स में वो सारे वीडियोस को दिखाते हुए कहता है, ये मत समझना कि ये वीडियोस सिर्फ मेरे पास एक ही जगह पर मौजूद है और तुम हैक करके उसे डिस्ट्रॉय करवा दोगी। नो वे, ये वीडियोस मेरे पास हैं। तो मेरा एक काम करो, ये सारे वीडियोस मैं डिलीट कर दूंगा। वानी कहती है, हाँ मैं करूँगी, मैं सब करूँगी। तभी वो कहता है, मेरा बाप तुम्हारे पति के कब्जे में है और इनसे बोलो कि उसे छोड़ दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया ना तो ये वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल कर दूंगा मैं। मेरे बाप की बहुत बुरी हालत की उसने। तभी वानी कहती है, किसकी बात कर रहे हो? मेरे आर्यन ऐसे नहीं है, वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छे हैं। तभी ये सुन करके वो लड़का जो खड़े होते हुए कहता है, अच्छे हैं? खाक अच्छे हैं वो? अरे मैं तो उसकी हड्डी बस लिए करना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ मेरा बाप चाहिए। पता नहीं कहाँ छुपा रखा है उन्हें, और उनके हाथ पैर भी काट दिए गए। पता नहीं वो कैसे जी रहे होंगे। मुझे मेरा बाप चाहिए किसी भी कीमत पर। अब तुम अपने पति से पूछो, जो मन चाहे वो करो। वानी के लिए तो ऐसा था जैसे उसकी पूरी दुनिया कुछ सेकंड के लिए एकदम से रुक सी गई थी, और उसे नहीं पता था कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। पर जो भी था, उसे एक बार के लिए फिर से आर्यन पर शक होना शुरू हो गया था, और उसे लग रहा था कि उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह आर्यन ही है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। और घर लौट कर के वो जैसे आई थी, बहुत सारे सवाल किए जा रहे थे उससे। सुनीता जी, साथ ही इस वक्त चिंकी और आरवी भी, जो कि आई हुई थी वानी के रिसेप्शन को एंजॉय करने के लिए, वो अभी यहीं पर रह रही थी। वो भी वानी से सिर्फ एक ही बात पूछ रही थी, तुम कॉलेज बंक करके कहाँ गई थी वानी? लेकिन वानी का तो जैसे पूरा सुध खो गया था। वानी कहाँ अपने होश में थी। वो बस धीरे धीरे अपने कदमों को अपने कमरे की तरफ बढ़ा लेती है बिना किसी का कुछ जवाब दिए हुए। लेकिन ये उसके लिए वाकई बहुत ही ज़्यादा अजीब था। और फिर वो अपने कमरे में आकर के धीरे धीरे करके रोना शुरू कर देती है, जो कि बहुत बड़े चाप में फंस गई थी। बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि आखिर वो अपने पति से क्या बोलेगी, क्या कहेगी वो आर्यन से, कैसे बताएगी उस वीडियो क्लिप्स के बारे में आर्यन को। अगर उसे पता भी चल गया कि वानी के ऐसे कोई वीडियो क्लिप्स हैं, वो भी किसी और आदमी के पास, तो पक्का आर्यन उसे छोड़ देगा। और वानी बहुत ही ज़्यादा डर और सहम गई थी। आर्यन के आने के बाद भी उसका दिल कहीं नहीं लग रहा था। इवन आर्यन को देख करके तो वो बार बार डर जा रही थी। और आज रात तो वानी, जो कि उसकी बाहों में चिपक करके किसी छोटे बच्चे की तरह सोई हुई थी, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके हाथ से अगर आर्यन छूटे तो बस
वो उसकी लाइफ से कहीं दूर न चला जाए। आर्यन वानी का एक कंफर्ट जोन बन चुका था। उसकी अब प्रायोरिटी बन चुकी थी आर्यन के साथ रहना। लेकिन अगर ये शख्स वानी की सच्चाई जान गया तो फिर क्या उसे एक्सेप्ट करेगा? अब वानी धीरे धीरे खुद को ही दोबारा से ब्लेम करना शुरू कर दी थी कि जो भी उसकी ज़िंदगी में हो रहा है और इवन उसके अपने घर वालों की ज़िंदगी में सब कुछ उसकी अपनी गलती है। और इसी वजह से एक दिन वो फैसला ले लेती है जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, कहीं दूर चली जाऊँगी, कभी किसी को नहीं मिलूँगी। मेरी वजह से और कितनों की ज़िंदगी खराब होनी बाकी है। नहीं, मिशिका की तो पहले ही लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रॉमा मिल चुका है। माँ ने बहुत कुछ झेल लिया है, पापा भी हमसे दूर जा चुके हैं और अब ये सब। मैं आर्यन को नहीं खोज सकती, उसकी नज़रों में गिर जाऊंगी और वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर वो भगवान के सामने अपना हाथ जोड़े बस खुद से यही कही जा रही थी, मैं इन लोगों से बहुत दूर चली जाऊंगी। ये अच्छे लोग हैं और मुझे डिज़र्व नहीं करते। मुझे कोई सच नहीं जानना, सब ठीक है, बस मुझ में प्रॉब्लम है। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। वानी ये सब खुद मन में सोच रही थी। आखिर में वो कुछ ऐसा बोल नहीं रही थी, लेकिन तभी पीछे से कोई प्यार से उसे हक करते हुए कहता है, क्या बात है, आज सुबह सुबह प्रेयर हो रहा है और आज इतनी प्यारी क्यों लग रही हो? वानी जो इस बात को सुन करके अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेती है और कोई जवाब नहीं देती और आंसू जो कि धीरे धीरे लुढ़क करके उसके गालों पर आ गए थे। आर्यन जब भी उसके गालों पर धीरे धीरे अपने गालों को रब कर रहा था तभी वानी धीरे से कहती है, मंदिर रहिए, आप प्लीज़ जाइए, कुछ ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैं भी आती हूँ। लेकिन आर्यन जो उससे कहता है, आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट करूँगा। सुन रही हो ना? और वैसे भी तुम्हारे पीरियड्स ख़त्म हुए कितने दिन हो गए, अब बंद भी करो ना ये नाटक। अब कॉलेज भी ख़त्म होने वाला है तुम्हारा। थोड़ी बहुत बदमाशियाँ कर लें अगर आपकी इजाज़त हो तो। वानी जो ये सारी बातों से पहले तो बहुत खुश हो जाया करती थी, हम अगर वो इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं थी लेकिन फिर भी। लेकिन आज वानी की इन सारी बातों से कोई एक्सप्रेशन नहीं बदले थे। वो अभी भी बिल्कुल सीरियस खड़ी थी और अपने आंसुओं को धीरे धीरे अपने हाथों से छुपाते हुए कहती है, अभी आप जाइए यहाँ से, मैं बाद में बात करती हूँ इस बारे में। ब्रेकफास्ट में भी आज वानी का दिल नहीं लग रहा था और जैसे ही आर्यन उसे कॉलेज की तरफ छोड़कर जाता है, वानी कॉलेज के अंदर तो आ चुके थे और साथ ही अपना अटेंडेंस भी लगवा लेती ताकि आज किसी को इस बारे में पता ना चले कि वानी ने आज फिर से क्लास बंक की है, वरना सारे लोग उसे ढूंढना शुरू कर देंगे। लेकिन अटेंडेंस के बाद वो धीरे से आज बिना कोई लेक्चर लिए ही कॉलेज से बाहर निकल गई थी और अपने फ़ोन को अपने कान पर लगाते हुए और तुरंत ही एक टैक्सी में बैठ कर के रेलवे स्टेशन की तरफ। उसने पहले से ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में रख लिए थे ताकि अगर उसे किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो उसे दोबारा सिंघानिया मेंशन की तरफ ना मुड़ना पड़े। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन बस इस शहर से वो कहीं बहुत दूर निकल जाना चाहती थी। ज़्यादा सबकी ज़िंदगी में बोझ बन करके वानी को नहीं जीना था और उसे पता था कि उसे मरने तो नहीं देगा आर्यन। लेकिन अगर वो इस शहर में रहेगी नहीं और उसका आता पता आर्यन को होगा ही नहीं तो फिर वानी कुछ भी कर सकती है अपने साथ। वानी के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही थी ये बात सिर्फ उसे पता थी। वो वीडियोस तो फेक थे मगर वानी के दिल को बहुत अंदर तक चुभ गए थे और वानी इन सारी बातों को सोच सोच करके अपने सर पर हाथ रखे इस वक्त रेलवे स्टेशन के पास बैठी हुई थी। और तभी वहां पर अनाउंसमेंट होना शुरू होता है किसी ट्रेन के आने का। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 015321 प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। नहीं पता था वानी को ये कौन सी जगह पर ले जाने वाली है, लेकिन वानी को अब किसी मंजिल की तलाश ही नहीं थी, बस उसे सफ़र काटना था कुछ वक्त के लिए। और जैसे ही वो खड़ी होकर के एक बार अपने कदम को आगे बढ़ाई थी, उसका दिल जो एकदम से चकनाचूर होने लगा था। आर्यन की सारी वो प्यार भरी बातें, सारी वो हर वक्त की उसकी केयर और साथ ही अपनी माँ मिशिका, तारा जी सबकी बहुत याद आ रही थी। एक बार वो पीछे मुड़ करके इस शहर को देखती है, लेकिन फिर उसने अपने मन को बना लिया था और फिर धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ने लगती है। और जैसे ही वो भी पहला स्टेप उस ट्रेन के ऊपर रख पाती तभी पीछे से उसे किसी ने ज़ोर से खींच लिया था। और तभी वानी जो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि कहीं आर्यन तो नहीं,
अभी वो एक्सप्लेन करने वाली होती है, लेकिन ये शख्स तो वानी के लिए और भी ज़्यादा घातक साबित होने वाला था। वानी के हिसाब से ये थे काशिफ खान, जो कि काफ़ी वक्त बाद इस शहर लौटे थे। वैसे तो उनका घर इसी शहर में था, मगर आर्यन नहीं चाहता था कि काशिफ कभी भी वानी से टकराएं, इस वजह से उन्हें बाहर भेज दिया गया था। काशिफ तुरंत ही वानी से बहुत सारा सवाल करना शुरू कर दिए थे, लेकिन वानी जो उनसे घबराते हुए तुरंत ही इस स्टेशन से बाहर निकलने लगती है। पहले तो वो कोशिश कर रही थी कि वो ट्रेन में जाए, लेकिन काशिफ जो कि उसके हाथों को जोर से पकड़कर उसे काफ़ी डांटते हुए कहते हैं, तुम कहीं नहीं जा रही हो, दिमाग खराब हो गया है, ये बात मैं तुरंत आर्यन को बता दूंगा। लेकिन वानी जो अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मुझ पर रहम करिए, मैं मर जाऊंगी अगर यहाँ से दूर नहीं गई तो, और साथ ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं आर्यन की नज़रों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती, आप मुझ पर बस एक रहम करिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तभी काशिफ जो उसको रोकते हुए कहते हैं, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? लेकिन वानी उनकी एक बात नहीं सुनती और तुरंत ही वहाँ से फिर से भागना शुरू कर दी थी, क्योंकि वानी को लगता था कि सबसे आसान रास्ता किसी चीज़ का हल ढूंढना नहीं, बल्कि प्रॉब्लम से खुद को बहुत दूर ले जाना है। लेकिन वानी को ज़्यादा दूर भागने का मौका मिल नहीं पाया था, क्योंकि काशिफ ने आर्यन को तुरंत ही कॉल करके सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी। अब उनको तुरंत ही आर्यन अखिल मिल करके ट्रेस करवाते हैं, और तभी वानी को एक गाड़ी में ज़बरदस्ती भर लिया गया था। वानी को इस वक्त आर्यन ने दूसरे रिजॉर्ट में बुलाया था, जहां पर वो वानी के साथ कुछ पल अकेले का वक्त गुजारा था शादी से पहले। और वानी को इस वक्त आर्यन के ठीक सामने ले आकर ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया गया था, और सारे लोग बाहर की तरफ निकल जाते हैं। वानी को यहाँ पर लाने के लिए ही कम से कम 4-5 बॉडीगार्ड्स लग गए थे, क्योंकि वानी पूरी हिम्मत के साथ यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, और किसी भी हालत में उसके कदम यहाँ आने को रेडी नहीं थे। और जैसे ही आर्यन के सामने आकर के वानी यहाँ पहुंची थी, तुरंत ही वानी वहाँ से भाग पाती। उससे पहले आर्यन उसको ज़ोर से ग्रैब करते हुए कहता है, क्या करने जा रही थी? मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा कैसे तुमने? वानी जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कसी हुई थी आर्यन के बाहों में, और उसे तकलीफ़ हो रही थी, जिससे वो धीरे से आर्यन के सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे घुटन हो रही है। लेकिन आर्यन दोनों हाथों से उसको अभी भी यूं ही जकड़े हुए कहता है, होने तो तुम्हें कोई अंदाज़ा दिया, अगर तुम्हें अपने आप से दूर पाता तो मुझे कितनी घुटन होती। सिर्फ अपने बारे में सोचती हो ना, इतनी सेल्फिश क्यों हो तुम? तभी वानी रोते हुए कहती है, मत पूछिए मुझसे, मैं वजह नहीं बता पाऊंगी, और प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर कर दीजिए, मैं आपके लायक नहीं हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। तभी आर्यन उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मैं अच्छा हूँ और तुम बुरी हो? तुम मेरी वाइफ को बुरी कह रही हो? हाँ, हक क्या है तुम्हारा उसके ऊपर? उसको बुरा कहने का हक मैंने खुद को नहीं दिया, तुम कैसे बोल सकते हो उसे कुछ भी? वानी जब अपने चेहरे को ना मिलाते कहती है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, हम कभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, उस दोस्ती के वास्ते मुझे अपने आप से दूर कर दीजिए प्लीज़। आर्यन जो उसको शांत करते हुए कहता है, वानी सांस लो और मुझे सच बताओ, हुआ क्या है? मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ। तभी वानी जो कहती है, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं हूँ, बहुत बहुत बुरी हूँ मैं, और मुझे घिन आ रही है खुद से। अब जाकर के आर्यन को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा था कि वानी को वो सब कुछ पता चल गया जिससे आर्यन ने आज तक उसे संभाल कर बचा कर रखा हुआ था। और वो ज़ोर से वानी को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, वानी काम डाउन, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। तभी वानी कहती है, पर मुझे खुद के साथ नहीं जीना, क्यों ना रही है, खुद से गिल्ट हो रही है, और मैं अपने आप को बहुत बुरी तरह से देख रही हूँ, नफरत हो रही है खुद से। नहीं, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आप बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं रह सकती, दोस्त बनकर भी नहीं रह सकती, मुझे हो सके तो मार दीजिए, मैं मरने लायक हूँ, मैं बहुत गंदी हूँ। तभी आर्यन उसको एकदम से बार बार शांत करने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन वानी तो बस एक ही बात की रट लगाई हुई थी, मुझे मार दीजिए, मुझे नहीं जीना, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ, मैं प्योर हो गई हूँ। तभी आर्यन जो जोर से अपने हाथ को ले जा करके उसके गाल पर थप्पड़ मारता है, जिससे वानी एकदम से रोना शुरू कर दी थी। लेकिन हाँ, उसकी ये रट अब बंद हो चुकी थी। आर्यन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था उसे शांत करने का,
क्योंकि वानी इन सारी बातों को याद कर करके अपनी उसी ट्रॉमा में दोबारा से जाने लगी थी जो कि उसके पास्ट में उसके साथ गुजरा था। और आर्यन उसे दोबारा उन सारे फेस को बर्दाश्त नहीं करने दे सकता था। जाकर के वानी थोड़ा देर बाद यूं ही आर्यन के बाहों में बैठे बैठे शांत होती है और फिर काफ़ी धीरे धीरे उसकी सांसें चलने लगी थी जो कि अभी तक एकदम से रफ्तार पकड़ी हुई थी। और फिर धीरे से आर्यन उसके सर पर अपने हाथ को सहलाते हुए पूछता है, क्या हुआ ऐसा? हाँ बच्चा, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? और किसने बताया तुम्हें ये सब? तभी वानी धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता वो कौन है, पर उसके पास मेरे बहुत गंदे वीडियोस हैं और मुझसे वो देखा नहीं गया। इससे मुझे मैसेजेस आ रहे थे उसी नंबर से और उसने बोला कि अगर उसके बाप को आपने वापस नहीं किया तो वो मेरी वीडियोस वायरल कर देगा। मुझे नहीं पता, मैंने वो सब नहीं किया। सच में मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ आर्यन। मैं आप मुझे जानते हैं ना, मैं कभी आपको इस तरह हाथ नहीं लगाने देती किसी और लड़के को। कैसे? तभी आर्यन उसको शांत करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम बहुत प्योर हो, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी होता तब भी मैं तुमसे प्यार करता। पागल, तुम्हें क्या लगता है एक बार किसी की बॉडी यूज़ हो गई तो बस बात खत्म हो जाती है? नहीं, जो प्यार करते हैं वो नहीं छोड़ते एक दूसरे को। और तुम तो मेरी जान हो। और बाकी जहाँ तक बात रही उस आदमी की, उसे मैं हैंडल करूँगा ना। जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है तो मैं किस बात की फिक्र। थोड़ी देर में एक बड़े से हॉल एरिया में वानी को आर्यन ने अपनी गोद में उठा कर लाया था और बड़े प्यार से उसे एक चेयर पर बिठाते हुए कहता है, तुम थोड़ा सा डरने वाली हो, मगर आज मैं सारा किस्सा खत्म कर दूंगा। मिस्टर वीरेंद्र और उनके बेटे मिस्टर अमृत ने मिल करके बहुत लड़कियों को इसी तरह से एक्सपोर्ट किया था और उन सारी लड़कियों को अब वापस लाया जा चुका था, जिसकी वजह से अब वीरेंद्र के जीने का कोई खास मकसद बचा नहीं था। वो तो बस आर्यन अपनी वानी को प्रिपेयर करना चाहता था कि वो पहले वानी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना ले, थोड़ा कंफर्ट दे दे, और उसके बाद वीरेंद्र के बारे में जो भी कुछ अभी तक वानी को नहीं पता है वो उसे खुद बताएगा। और साथ आर्यन ने एक एक करके वानी को सारी बातें एक्सप्लेन की और उसके बाद वीरेंद्र के लगभग आधे शरीर, क्योंकि ऑलरेडी उसका दोनों हाथ और दोनों पैर कटा हुआ था, उसे ले आकर के चेयर पर बिठाया गया था, जिसे देख करके वानी एकदम से अपने चेहरे को मोड़ लेती है, क्योंकि उसे अभी वीरेंद्र के बारे में कुछ पता नहीं था, मगर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। जैसे हर दिन उसकी हालत बद से बदतर बनाई जा रही हो, और बनाए भी क्यों ना चाहती। उसकी हरकतें ही आर्यन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट की थी। आर्यन की वानी को उसने गलत तरीके से और गलत नज़रों से देखा था और गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था, तो ऑब्वियसली उसकी ये हालत तो होनी ही थी। और अब उसके ठीक बगल में उसका अपना बेटा अमृत बैठा हुआ था, जिसे देख करके वानी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, ये वो आदमी जिसने मुझे वो वीडियो क्लिप्स। तभी आर्यन उसको शांत करते हुए कहता है, ये लो, और उसके हाथ में रिवॉल्वर देते हुए कहता है, मार दो इन्हें। तभी वानी जो डरते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं मार सकती किसी को, मैं कैसे? तभी आर्यन जो कि वानी से काफ़ी तेज आवाज़ में कहता है, 734 लड़कियों को इस आदमी ने एक्सपोर्ट किया है वानी। तुम्हें कोई आइडिया भी है? हर लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो ये सोच कर निकलती है कि वो कुछ देर में घर लौट आएंगी, लेकिन नहीं आ पाती हैं ऐसे आदमियों की वजह से। कैन यू इमेजिन? जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं वो किस तरह फील करती हैं दूसरे देशों में बेचे जाने के बाद। और तुम कह रही हो कि तुम ऐसे आदमियों को नहीं मारोगी? हर सेकंड लड़कियों के लिए खतरा बनता जाता है इसी देश में, एंड यू आर सेइंग दैट यू आर नॉट गोना किल देम। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं इन्हें जिंदा रखूंगा, और वो भी इतनी बुरी तरह से कि मौत आसान लगेगी इन्हें। हर 8 मिनट में एक लड़कियां हमारे देश से गायब होती जाती हैं। उन्हें जाना होता है घर, लेकिन वो मिलती नहीं, गायब हो जाती हैं, बिकॉज ऐसे लोग पड़े हैं इस दुनिया में। और तुम्हें पता है उससे भी घटिया बात क्या है? और ये बोलते बोलते तो आर्यन की आंखें भी भर आई थी कि ऐसी लड़कियों के अपने ही पेरेंट्स उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, ये जानने के बाद कि
वो दूसरे देश से वापस आई हैं। उन सारे 734 लड़कियों को कोई अपने घर पर नहीं रखने को तैयार है। जिस घर में उनका जन्म हुआ, वो माँ बाप जिसने अपने हाथों में उन बेटियों को खिलाया, वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है वानी। और हम अब उसके लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसे तुम ओन करोगे। लेकिन उससे पहले उन सारी लड़कियों के साथ जो भी हरकतें हुई हैं, इन लोगों की वजह से उसे तुम्हें खुद अपने हाथों से मारना होगा। एंड यू हैव टू डू इट। वानी ये सब सुनने के बाद एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और फिर काफ़ी ज़ोर से हाँफते हुए कहती है, मतलब पापा को ये सब पता था और इसी वजह से वो मुझे इस आदमी के हाथ छोड़ रहे थे बेचने के लिए। आर्यन जो खड़े होते हुए कहता है, 8 करोड़ कीमत में इसी आदमी ने तुम्हें बेचा था जिसे तुम कभी अपना अंकल कहती थी। तभी वानी जो डरते हुए पूछती है, और मुझसे खरीदा किसने? तभी आर्यन जो वही सबके सामने वानी को जोर से अपने सीने से लगाते हुए कहता है, तुम्हें खरीदा नहीं हो पागल, तुम्हें अपनाया हूँ मैं। हाँ, बस 8 करोड़ की कीमत दे करके। बातें हुए तभी वानी जो उस बंदूक को काफ़ी गुस्से में देखती और उसे लोड करते हुए वीरेंद्र की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, आप तो मुझे अपने बेटी कहते थे ना, फिर आपने ऐसा क्यों किया? और ये आपका बेटा, इसने तो मुझ पर फ़ोन से कई बार बातें भी की थी और आपने कहा था कि ये मेरा अच्छा दोस्त बनेगा, हम साथ में रहेंगे फैमिली की तरह। आपने मुझे। तभी वीरेंद्र इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता और अपने चेहरे को नीचे झुकाते हुए कहता है, अब मार ही दो, कुछ नहीं बचा मेरे पास और मरने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। तभी वानी जो कि अमृत को अपने हाथों में बंदूक लिए जितने भी गोली थी उसको सब उसके सर में उतार देती है, लेकिन वीरेंद्र को काफ़ी गुस्से में घूरते हुए आर्यन से कहती है, कुछ भी हो जाए इस आदमी को मरने नहीं दूंगी मैं। उन सारे 734 लड़कियों के अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी लड़कियां पढ़ेंगी जिनका कोई नहीं होता। हम उन्हें टाइकोंडो, जूडो, कराटे सब सिखाएंगे ताकि वो अपने आप को खुद डिफेंड कर सके। और लड़कियों को किसी के ऊपर प्रैक्टिस तो करना होगा ना। एक काम करते हैं, इन्हें जिंदा रखते हैं ताकि हर लड़कियों को अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई मिल पाए और हर दिन इसी आदमी के ऊपर वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती थी आर्यन के लिए कि उसकी वाइफ अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि इतनी तगड़ी प्लानिंग्स कर पा रही है। और तभी आर्यन जो वानी के हाथ से बंदूक लेते और उसे साइड में फेंकते हुए जोर से उसे अपने बाहों में उठाते हुए कहता है, अब जाकर बनी हो तुम मिसेस संघानिया। भी वानी की आंखें पूरी तरह से लाल हो रखी थी, थोड़ा बहुत तो दर्द से लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्से से। और उसके गुस्से को शांत करने के लिए आर्यन को पता था उसे क्या करना है। और फाइनली आज जाकर के आर्यन के दिल का बोझ पूरी तरह से उतर पाया था, क्योंकि हमेशा से उसे ये डर सताता रहता था कि जिस दिन वानी को सब कुछ सच पता चलेगा, क्या वानी खुद को संभाल पाएगी, क्या वो इतनी मजबूत बन पाएगी। लेकिन हाँ, वो बन गई थी। वक्त ने उसे धीरे धीरे ही उसकी अपनी सच्चाई के बारे में बता करके बहुत मजबूत बना दिया था। एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, अखंड नारी संस्थान, जहां इस वक्त एक स्टेज पर खड़ी एक लेडी जो कि साड़ी पहने हुए बहुत ही डिसेंट तरीके से स्पीच दे रही थी और सामने बहुत सारी लड़कियां जो पूरे जोश में अपने हाथ को पीछे बांधे खड़ी थी, बिल्कुल अटेंशन मोड में। और उस स्टेज की लेडी पर किसी की बहुत प्यारी नज़र जो कि लगातार उसे घूरे जा रही थी, मगर बहुत ही प्राउड वे में। 15 अगस्त का ये दिन इंडिपेंडेंस डे है। आज कहते हैं आज का दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, मगर कभी कभी ये कहने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अगर आप किसी लड़की के पीओवी से देखें तो क्यों गलत कह रही हूँ, वो बहुत ही साधारण भाषा में बात कर रही थी ताकि हर कोई उसके अपनी जज्बातों को समझ पाए। कैसे मानूं ये कि हमारा देश वाकई स्वतंत्र है। बाहर निकलते वक्त एक अजीब सा डर रहता है अंदर कि 4-5
नज़रें अगर हमें घूरे तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। छोटे कपड़े पहनने से लोग जज करना शुरू कर देते हैं, और अगर ऐसी लड़कियों के साथ कुछ गलत भी हो जाए तो वो लड़कियां ही गुनहगार बन जाती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों के साथ ही ये सब कुछ हो। बुर्का पहने हुए लड़कियों के साथ भी कुछ इस तरह की अश्लील हरकतें होती हैं। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे वो लोग जो कि तुरंत ही जज करना शुरू कर देते हैं कि लड़की के तो कपड़े छोटे थे। अगर थोड़ी सी सोच बढ़ा लेते तो कपड़ों के साइज़ मैटर नहीं करते शायद। खैर, जो नहीं सुधर सकते उसके बारे में हम क्यों बात करें। अब जो जानवर हैं सो जानवर हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें खुद को कैसे सेफ रखना है और ऐसे जानवरों से कैसे लड़ना है अगर मौका पड़े तो। और ये संस्थान आपको पूरी तरह से इसके बारे में परिपक्व करवाएगा कि किस तरह से ऐसे लोगों की धुलाई करनी होती है, किस तरह से अगर आप घर से बाहर भी निकलें तो अपने आप को सेफ रखने के लिए कुछ सामान अपने साथ रखें। वो सारी चीज़ें आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सिखाई जाएंगी। और जो लोग यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते, जो लोग यहाँ पर रह नहीं सकते बिकॉज ऑफ देयर फैमिली या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से, उन्हें फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएंगे। आप इन सारी चीज़ों के बारे में यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो जगह जगह हमारे पोस्टर्स लगे हुए हैं जहां आप लोग बिना हिचकिचाहट के एक बार कॉल करें, तुरंत आपकी सेफ्टी के लिए कदम ज़रूर उठाए जाएंगे। वैसे मैं भी आप में से ही एक थी जो बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा घबराती थी। कोई अगर देखना शुरू कर दे तो मेरे हाथ शिवर करना शुरू कर जाते थे। लेकिन आज अगर मैं यहाँ पर इतने भीड़ के सामने खड़े होकर के ये सब कुछ बोल पा रही हूँ तो उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। अगर वो नहीं होते तो आज शायद मैं ज़िंदा नहीं होती, और अगर होती भी तो ज़िंदा लाश बनकर रहती। थैंक यू सो मच मुझे हर वक्त संभालने के लिए। और आप लोग के लिए एक स्पेशल पंचिंग बैग जिसमें आप लोग बिना हिचकिचाहट के जब मन चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके लिए मौजूद है, वो भी ग्राउंड में। तो आप लोग अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए और कोशिश करिए कि आप लोग दूसरों की भी हेल्प कर सकें। सो नाउ विद द क्लोजर ऑफ दिस स्पीच आई जस्ट वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, बस खुद की ज़रूरत है। कभी खुद के स्ट्रेंथ को कम मत होने देना किसी और की बातों या किसी और की खराब नज़रों से। अपने आप को जज करना मत शुरू कर देना। खुद के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एट लास्ट जब हम लोएस्ट पर होते हैं सिर्फ हम अपने साथ होते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी दिस मच और इतना सारा प्यार देने के लिए। और ये बोल करके वानी स्टेज से नीचे उतर चुकी थी। आज वानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हसीन पल आज जिए हैं। और यही सोचते सोचते वो इस वक्त आसमान की तरफ एक गहरी सांस भरते हुए देख रही थी। और तभी उसकी नज़र पड़ती है एक चांद पर, जो कि उस आसमान के अंधेरे को पूरी तरह से अपनी रोशनी में ढक दिया है। और तभी उस चांद को देख करके वानी को किसी की याद आने लगी थी। इस वक्त वो शख्स जो कि अपने लैपटॉप के पास चिपका हुआ था, जिसे देख करके वानी गुस्से में आते हुए उस लैपटॉप को साइड में फेंकते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा आपके करीब आ रही है। जहाँ मेरे बैठने की जगह वहाँ लैपटॉप क्यों रखते हैं। उसके इस तरह के मूड स्विंग्स को झेलने के लिए आर्यन बिल्कुल रेडी था। और तभी उससे कहता है, ओव्यूलेशन टाइम। वानी धीरे से अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, वैसे मूड काफ़ी अच्छा है, अगर आप चाहें तो कुछ। तभी आर्यन उसके गालों को खींचते हुए कहता है, शट अप, बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अब अगर मूड अच्छा है तो इसे और अच्छा बना ही देते हैं। कमरे की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और वानी और आर्यन अब फाइनली एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। और इसी तरह से इस प्यारी सी विलन्स क्लेम्ड गर्लफ्रेंड की कहानी होती है ख़त्म। जहाँ एक प्यारे से मोरल स्टोरी के साथ मैं इस स्टोरी को पूरी तरह से एंड करना चाहूँगी। अगर लड़की होना कितना मुश्किल होता है ये एक लड़की बेहतर तरीके से समझ सकती है, मगर लोएस्ट फेज भी सिर्फ और सिर्फ आप अपने साथ होते। जब तक आप खुद को कमज़ोर नहीं मारेंगे, दुनिया आपको कमज़ोर नहीं बना सकती। दुनिया से नज़रें मिलाना सीखें
और अगर लड़की हैं तो इसमें कोई आपकी कमज़ोरी या कोई बुराई नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है और इसे अपनी पावर बनाएं। और इसी प्यारी प्यारी बातों के साथ मैं करना चाहूँगी इस स्टोरी को एंड। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आई होप सो कि इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला हो। और साथ ही इस प्यारे सॉफ्ट रोमांस स्टोरी के साथ मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स हर दिन मुझे मोटिवेट करते थे। और इसी के साथ करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी को ख़त्म और मिलते हैं किसी न्यू स्टोरी में। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। और मेरी स्टोरी आप तक टाइम टाइम से पहुँचे, ऐसा मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू माई ऑल लवली लिसनर्स।